नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आयुषी मदान आप सभी के सामने जो अभी हमारा यूपी पीसीएस का मेंस आने वाला है, उस मेंस के लिए यूपी स्पेशल कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आपको उसको किस तरीके से अपना लिखना है, वो क्वेश्चंस और उनके लिखने का कंटेंट। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको यहाँ पर मैं एक मॉडल आंसर दे सकूं इंग्लिश में कि हाउ यू हैव टू राइट अबाउट दीज क्वेश्चंस। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कह रहा है कि यूपी के रिस्पेक्ट में हमें अकाउंट देना है किसका, मिनरल्स जो कि यूपी में पाई जाती है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वर्ड लिमिट 125 की गई है। आपको यहाँ पर सीधा पूछ रहा है मिनरल्स के बारे में बताना है, तो सीधी सीधी आपको यहाँ पर मिनरल से शुरू कर देना है कि आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से मेंशन किया है कि आपको अकाउंट देना है। अकाउंट का मतलब है आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपको सीधा इधर उधर की बात लिखनी नहीं, आपको सीधा बताना है कि यूपी की जो नेचुरल वेल्थ से क्या मतलब है, मिनरल्स मिलते हैं क्योंकि नेचुरली मिलते हैं। वो यहाँ पर विंध्या रॉक साउथ में आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। और हाँ, अगर माइनर मिनरल्स की बात करें तो वो पूरे पूरे स्टेट में हर जगह मिलेंगे। और इसमें से क्या क्या आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर 1 2 3 4 करके बताएंगे। और ये आप लोगों को याद रखना है कि हर एक मिनरल के बारे में ये बताना जरूरी है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। अगर तो आपको डिस्ट्रिक्ट पता है तो आप डिस्ट्रिक्ट और उसके और अंदर की जो जगह है वो लिख सकते हैं, और अगर नहीं पता तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के भी छोड़ सकते हैं। जैसे चूना पत्थर है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो गुरुमा, कनाज, बारापूरी, मिर्जापुर में, और काजराहाट, सोनभद्र में। इसी टाइप से हमें डोलोमाइट, ग्लास सैंड, डोलोमाइट हमें मिर्जापुर, सोनभद्रा, बांदा में मिलता है। ग्लास सैंड हमें करछाना जो कि इलाहाबाद में है, कारवी बांदा का और माऊ में। मार्बल मिर्जापुर और सोनभद्र। बॉक्साइट राजगवान। नॉन प्लास्टिक का फायर क्ले बांसी, माकरी को, मिर्जापुर। यूरेनियम ललितपुर, बुंदेलखंड। तो इस टाइप से आपको अपना आंसर पूरा कंप्लीट करना है। एक एक करके सारे मिनरल्स के बारे में एक्सप्लेन करना है क्योंकि इसके अंदर सीधा पूछ रहा है हमसे कि कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है। अब इसमें आप यूरेनियम के बारे में बता सकते हैं जो कि ललितपुर बुंदेलखंड में मिलता है। बैरिटाइट्स एंड एडोलसाइट जो कि मिर्जापुर और सोनभद्रा में, मैक्सिमम मिर्जापुर और सोनभद्रा में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ और छोटे छोटे और भी मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, पेबल्स, रे, सॉल्टपल्टर, मोरंग, सैंड, अदर मिनरल्स। कुछ इकोनॉमिक मिनरल जिनका इकोनॉमिकली काफी ज्यादा यूज है, एंडोलसाइट, डायस्पोर, कोल, पायरोफाइलाइट, रॉक फॉस्फेट, चाइना क्ले, सिलीमेनेट, आयरन ओर, ब्रिक क्ले, स्टोन बैलेस्ट। तो कुछ आप इस तरीके के मिनरल्स के नाम भी लिखेंगे जो कि आपको पता है कि थोड़े बहुत मिनरल्स कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपने कोई मैप नहीं बनाना है, जरूरी नहीं है इसके अंदर आप कुछ मैप बनाओगे, लेकिन जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो आपको बताने। ये पता है डेटा मैंने सारा कहाँ से इकट्ठा किया है, ये सारा का सारा डेटा मैंने जो यूपी की डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग है वहां से इकट्ठा किया है। तो ये आपको डेटा पूरा लिंक करना है, ठीक है। आपको बस ये बताना है कि भाई यूपी में सबसे ज्यादा कहाँ पे क्या चीज देखने को मिलती है। जैसे सीमेंट भी है, सीमेंट भी अच्छा खासा जो है वो सीमेंट की इंडस्ट्री में जो यूज किया जाता है वो काजराहाट, रोहतास, स्क्रैप, घग्गर, रुदाली, रोहतास के एरिया में। कोयला भी मिलता है। कोयला कहाँ पर मिलता है ज्यादातर, वो सिंगरौली एरिया जो सोनभद्रा के अंदर है वहां पे मिल जाता है, ठीक है। और सैंडस्टोन में मिलता है मदनपुर, जहाजपुर, कपासी जो कि ललितपुर में है। और जो ग्रेनाइट होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो है ललितपुर, मोहाबा, बांदा एंड सोनभद्र। इन सब इलाकों में आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आपको अपने मिनरल्स के आंसर को पूरा एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती है। बस आपको यही एक एक करके बताते जाना है कि इस एरिया में यहाँ पे ये मिलता है, ठीक है भाई। ये आपके सामने वैसे यहाँ पर एक
पूरा मैप है यूपी का, लेकिन आपको वहां पे यूपी का मैप बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, सारा बनाने बैठेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको यूपी का मैप वहां पे ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ, क्योंकि अपने को ये वाला जो क्वेश्चन था ना, सिर्फ 125 वर्ड में लिखना था, और हो गए हमारे 125 वर्ड, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये बताना है कि कहाँ पे क्या चीज मिलती है। तो कीवर्ड पे ध्यान दो भाई। कीवर्ड क्या है अपना? गिवन अकाउंट। यू हैव टू ओनली राइट डाउन कि कहाँ पे क्या होता है, दैट्स इट। हाँ, इसकी जो इंट्रोडक्शन हो सकती है वो आपके सामने मैंने बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। नेचुरल वेल्थ कहाँ मिलती है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश की। आप इसको अपने, जो भी आप यहाँ पर मेंस के लिए आप में से स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स मेंस के लिए इसको लिख लो। इसको लिख लो कि भाई ये आप एक इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिनरल्स का जब भी क्वेश्चन आएगा, इस आप चीज को इंट्रोडक्शन में यूज करके सेम ऐसा आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कहता है, 2018 में पूछा गया था, और ये कहता है गिव एन अकाउंट ऑफ प्राइमरी स्टेजेस या प्राइमरी टारगेट्स ऑफ यूपी टूरिज्म पॉलिसी। अब ये 200 वर्ड्स में है, 125 में नहीं है। तो यहाँ पर भी गिवन अकाउंट है। गिवन अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपको देखो, जब भी गिवन अकाउंट आएगा आपको डिस्क्रिप्शन बताना है कि वहां पे क्या है। ठीक है, आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा देगी। और प्राइमरी टारगेट्स पूछ रहा है कि भाई जो यूपी की टूरिज्म पॉलिसी चल रही है उसमें टारगेट, टारगेट का मतलब क्या है? टारगेट का मतलब है कि भाई वहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि कितने लोगों को जॉब मिलेगी, क्योंकि टारगेट तो यही है ना। प्राइमरी टारगेट जॉब कितने लोगों को मिलने वाली है यहाँ से, और कितना पैसा सरकार ने यहाँ पे लगाया है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये आप, क्योंकि उस समय जो है 2018 में उसी वक्त ही यूपी को एक टूरिज्म हब बनाने के लिए सरकार ने एक नई टूरिज्म पॉलिसी उत्तर प्रदेश की लेके आए थे, इसीलिए ये सवाल पूछा गया था। तो आप भी कैसे करोगे? आप बताओगे कि द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी दे हैव अनवील्ड अ टूरिज्म पॉलिसी ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। अगर तो देखिए आपको डेट पता है एग्जाम में, तो आप डेट सारी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डेट नहीं पता है तो आप डेट को मेंशन मत कीजिएगा, आप सिर्फ ईयर लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, जो चीज नहीं पता ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, जो पता है वो जरूर लिखो, श्योर हो तो। ठीक है ना। अब इसके बाद, अब आपको यहाँ पे बताना है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में यूपी गवर्नमेंट ने 5 लाख जॉब्स एवरी ईयर, 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हुए सरकार ने ये अप्रूव करी है। देखो वैसे तो 2022 में सरकार ने फिर से यहाँ पर नई टूरिज्म पॉलिसी अप्रूव करी, मैं वो भी बताऊंगी, टेंशन मत लो, मैं वो भी बताऊंगी अभी। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे, फिर मैं आपको नई पॉलिसी के बारे में बताती हूँ। सो नाउ व्हाट वी वांट, सो दैट ये आपको टारगेट बताने, दैट बाय 2023 यूपी गवर्नमेंट वांट्स दैट यूपी शुड बी द फेवरेट और द प्रेफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द कंट्री। राइट, एंड साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो 15% जो है डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल एंड 10% फॉरेन टूरिस्ट अराइवल, वो हम इंक्रीज करते जाएंगे ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो आपको ये टारगेट्स, क्योंकि हमसे पूछ ही रहा है प्राइमरी टारगेट्स, तो भाई जॉब जॉब तो चाहिए चाहिए, पर हमें स्टेट की जीडीपी भी तो बढ़ानी है ना। और साथ ही साथ इससे क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो आगे चल के इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी 5,000 करोड़ पर ईयर की, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी करीब 5 लाख पीपल पर ईयर, 10,000 टूरिस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होगी, उनको यहाँ पे जॉब जनरेशन होगी। और जितनी भी हमारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि हेरिटेज वैल्यू रखती हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, होटल उनको कन्वर्ट किया जाएगा। और 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट होंगे जिनको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अट्रैक्ट किया जाएगा। और अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो यही चांस है कि हमारी रीजनल कनेक्टिविटी में भी इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि लोग रोड, रेल या एयरवेज से ही पहुंचते हैं। ठीक है, सिटी वाइज इवेंट्स रखवाए जाएंगे, चाहे वो लखनऊ में कराए जाए चाहे इलाहाबाद में करवाए जाए। एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, ताकि दीपोत्सव हो गया, कॉन्क्लेव हो गया, गीता महोत्सव, ऐसी चीजें बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ा गवर्नमेंट का क्या फोकस था? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस है कि वुमेन की सेफ्टी को हमेशा हम आगे रखें, एंड ताकि उत्तर प्रदेश को एक सक्सेसफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अपनाया जा सके। बहुत परफेक्ट आंसर लिखा है मैंने ये। तो आप सभी लोगों को ये चीज याद रखनी है कि इस तरीके से ये है। लेकिन देखिए आज के टाइम पे अगर मैं प्रेजेंट करंट अफेयर की बात करूं, तो सरकार की
जो है उत्तर प्रदेश की न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2022 की आ चुकी है। तो अब अगर क्वेश्चन आता है ऐसा, सेम क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है अगर, क्योंकि ये नवंबर 16 में पास हुई है, तो आप कैसे आंसर को लिखोगे? आप यहाँ पे बताओगे, आप कैसे स्टार्ट करोगे? द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अनवील द टूरिज्म पॉलिसी ऑन, यहाँ पे आप डेट्स अलग कर दो। क्या लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि अभी आई है, मैं डेट लिखवा रही हूँ, उसको याद कर लो। नवंबर 16 2018, the cabinet meeting chaired by Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, they have approved the state's new tourism policy of 2022, right? तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है इस बार के लिए, जो है टूरिज्म पॉलिसीज में ये बताया गया है। पहले तो आप ये लिखोगे ही कि हमें मोस्ट फेवरेबल प्लेस बनाना है, वो सब तो हमको एक्सप्लेन करना ही करना है, बट अभी के बजट में भी इस चीज को इम्प्रूव करा गया, ठीक है। अभी बजट जो आया है ना, उसमें भी यहाँ पर चेंजेस लेकर के आए गए हैं, नई पॉलिसी आई, बिकॉज फॉरेन गेस्ट दे आर कमिंग टू वाराणसी एंड आगरा एवरी ईयर। सो वो सब चीजें हो गई। एंड साथ ही साथ इस बार और क्या नई बात की गई है, लेट मी टेल यू। करंट अफेयर्स में, विद द हेल्प ऑफ ऑल दी वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ मिल करके जो वाराणसी है, आगरा, मथुरा, वृंदावन, चुनार, ये सब जो है इनको एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन, जो है जैसे आज के टाइम पे वेडिंग डेस्टिनेशन कौन सी है, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, हर कोई वहीं जाता है वेडिंग को प्लान करने के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, वेडिंग मैनेजमेंट के लिए वृंदावन, वाराणसी, आगरा, मथुरा को वेडिंग डेस्टिनेशन, जैसे प्री वेडिंग शूट के लिए आते हैं कपल्स को, वो एक जगह दी जाएगी, ठीक है। ये एक ब्लूप्रिंट में ऐड किया गया, क्योंकि बहुत से नंबर ऑफ पीपल आते हैं वहां पर। साथ ही साथ, तो इसे हम मतलब इसको हम क्या कहेंगे, आप इसको किस हेडिंग में रख सकते हो, इसे हम कहते हैं मैरिटल टूरिज्म, ठीक है। दैट इज फॉर दी मैरिज पर्पसेस, सो दैट मैरिजेस कैन बी मेक मेमोरेबल, ऐसा एक टारगेट रखा गया। दूसरा आप यहाँ पे बताएंगे कि इस समय जो हमारी पॉलिसी आई है, उसके हिसाब से सरकार जो है वो जितने भी भगवान श्री राम से जुड़ी हुई जगह है, उनको किसमें चेंज करने वाली है, रामायण सर्किट में, ठीक है। एंड सेम ऐसे ही जो प्लेसेस एसोसिएटेड है श्री कृष्ण से, उनको कृष्ण सर्किट के रूप में बनाया जाएगा, और ये एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। रामायण सर्किट में क्या क्या इंक्लूड होगा, आप ये लिख सकते हैं, 100% आप ये अपने क्वेश्चन में आंसर्स में ऐड कर सकते हैं, दैट रामायण सर्किट में इंक्लूड होगी जगह जैसे कि अयोध्या, चित्रकूट, विथूर, राइट। तो ये सारी जो है माता सीता और श्री राम भगवान से जुड़ी हुई जगह है। ऐसे ही आप मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, बलदेव, नंदगांव, इन सब जगह को आप किससे जोड़ने वाले हैं, कृष्णा सर्किट, श्री कृष्ण सर्किट से जुड़ा होगा। ऐसे ही आप बुद्धिस्ट सर्किट के प्लेसेस सभी ने पढ़ी हुई हैं, कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम, ऐसी प्लेसेस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा और भी यहाँ पर काफी सारे जोड़े गए हैं, एक्सटेंड करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, तो आपको ये सब अपने आंसर्स में मेंशन करना है। समझ गए सभी लोग कि आपको टूरिज्म का अगर आंसर लिखने के लिए आता है, तो आप किस टाइप से अपना आंसर फ्रेम करें। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी यूपी में जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं और चैलेंजेस आते हैं हमारे फार्मर्स को एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, उनके बारे में आपको बताना है, और आपको इम्प्रूवमेंट के बारे में भी बताना है। तो पहले आपको क्या लिखना होगा, आपको सबसे पहले लिखना होगा, आपको आपसे दो चीजें पूछ रहा है। पहला आपसे पूछ रहा है थ्रो लाइट, आपको उस पर बात करनी है कि चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स क्या हैं। इनको तो आप एक ही हेडिंग में डालोगे, और लास्ट तक आते आते आपको इम्प्रूवमेंट के मेजर्स भी बता रहे हैं, और बहुत कम में लिखना। आपको सिर्फ 125 वर्ड्स में 8 मार्कर लिखना, तो ज्यादा बड़ा तो आपको लिखना ही नहीं है इसके अंदर। सो नाउ, आपसे जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पहले चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स लिखनी है, आपने चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स की हेडिंग बना ली एग्रीकल्चर सेक्टर की, और फिर आप यहाँ पे बताओगे एग्रेरियन इकोनॉमी जो है यूपी की, इट इज कॉन्टिन्यूइंग टू सफर फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी, दैट वहां पे प्रोडक्शन काफी कम है। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर, एंड फॉरवर्ड इंडस्ट्रीज और द सनराइज इंडस्ट्री चैनल्स आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग इन यूपी, and the mechanization of agricultural sector, that means the advancement, the modernization which agriculture holds, it has been slow in UP.
And also the size of land holdings, this is consistently falling in UP. जैसे कि 75% जो लैंड होल्डिंग्स है वो इट इज नॉट इवन 1 हेक्टेयर। डेट ट्रैप बढ़ता जा रहा है, ये एक्सप्लेन करना है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो रही है, इसकी वजह से मार्केटिंग चैनल्स भी खत्म होते जा रहे हैं। तो आपको प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करनी है। और देखो क्योंकि आपका 125 वर्ड्स में लिखना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पैराग्राफ बना के पहले एग्रीगेट इकोनॉमी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है। आपको ये भी तो वर्ड की लिमिट भी दिमाग में रखनी है। तो उस हिसाब से आपको ये देखना है कि भाई सीधा आपसे पूछा इकोनॉमी और आपको इकोनॉमी के बारे में एक सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करना है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। एग्रीगेट इकोनॉमी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर एडवांसमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, डेट ट्रैप, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, मार्केटिंग चैनल्स। आप ऐसे अंडरलाइन करके बता सकते हो कि ये मेन हेडिंग है हमारे इस टॉपिक की। ठीक है। स्टडी बाय इदोसी जो है उन्होंने भी बताया कि ये डेटा आप इंक्लूड करोगे तो आपका आंसर बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा, बहुत अच्छा एक आपका आंसर ये लगेगा उस समय। तो मेरा आपको ये सजेशन है सभी स्टूडेंट्स को कि आप लोग यहाँ पर एक डेटा को भी इंक्लूड जरूर करें। ठीक है। ये दोषी यहाँ पर अपना जो जर्नल पब्लिश करती है और उन्होंने यहाँ पर क्या बताया है दोषी के अकॉर्डिंग कि जो यूपी है वहां पर एग्रीकल्चर के जो वर्कर्स हैं उनको इरिगेशन की फैसिलिटीज बहुत कम मिल रही हैं, लोन उन पे बढ़ता जा रहा है, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी ज्यादा है, और फर्टिलाइजर्स की जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। तो ये अगर आप लिखोगे ना तो इससे आपका जो पूरा आंसर है ना चैलेंजेस के ऊपर, वो एक बहुत ही बेटर रूप में निकल के आएगा आंसर। उससे आपको ना आंसर आपका एक, आप यूं कह लीजिए कि आपका आंसर एक बेटर आंसर लगने लगेगा कि हाँ आपको डेटा के बारे में नॉलेज है। और ऐसा अगर आप डेटा कलेक्ट करके लिख सकते हैं तो जरूर अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रही 58% का आपको 58% ही लिखना, आगे पीछे 2-4% चलता है, इतना हो सकता है। ठीक है। तो इतना आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के मेजर्स भी बताने हैं। इम्प्रूवमेंट के मेजर्स का मतलब है कि आपको ये भी बताना है कि जितनी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो भाई यहाँ पर सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो, देखो ये तो मेरी तरफ से सॉल्यूशंस है ये सब। अगर आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कोई सॉल्यूशन बता सकते हैं तो जरूर आप बताइए। मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताएं, सो दैट हम सभी लोगों को भी ये पता चले कि भाई हमारे यूपी के बच्चे कितना अच्छा सोच सकते हैं। तो आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में आंसर्स थोड़े बहुत जो भी आपको यहाँ पर लगता है कि भाई यूपी की सरकार को ऐसा करना चाहिए ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाई जा सके। तो भाई देखो मेरी तरफ से सॉल्यूशंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि फार्मर को जो है अपना जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया वो सिर्फ वो कहीं पर भी वो सेल कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो भी हमारी प्रोडक्शन और सारी चीजें हैं वो हम सिर्फ एपीएमसी जो मंडी होती है ना, मंडियां होती हैं जो एपीएमसी मंडी, सिर्फ वहीं पर नहीं होना चाहिए। तो एपीएमसी जो मंडी है केवल वहां पे नहीं होना चाहिए। एपीएमसी के मतलब क्या होता है भाई, एपीएमसी की फुल फॉर्म मैं वैसे ही बता रही हूँ आप लोगों को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट सारा कुछ यहाँ पे चेक करती है। इनके यार्ड और मंडी होते हैं जिसमें सारा सारा एक एक चीज यहाँ पर इकट्ठी करके बताई जाती है कि इसको कैसे सेल किया जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ एपीएमसी मंडी तक नहीं, मीडिएटर्स को हटा करके पूरी तरीके से यहाँ पर जो हमारे फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर हर एक को मौका मिलना चाहिए। डीबीटीज, डीबीटीज क्या होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को सबसे ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए। जो हमारे फार्मर्स हैं अगर उनको कोई भी फर्टिलाइजर है उस पर कोई सब्सिडी मिली है तो वो सब्सिडाई जो होगा यहाँ पर सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए चीजें, ताकि करप्शन की जो भी पॉसिबिलिटीज है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इसे हम कहते हैं डीबीटी। अब तो वैसे देखो काफी हद तक बढ़ गई है लेकिन आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि डीबीटीज हमें लेके आनी चाहिए। देखो इसमें लिखा ही डायरेक्ट है ना, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाए। फिर एग्रीकल्चर के स्पेशल जोन होने चाहिए और वहां पर जो है उनको सारे सारे फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए। और ट्रेनिंग के साथ साथ हमेशा जो है वो वन कॉल पे अवेलेबल होना चाहिए कोई भी उनको सर्विस चाहिए। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो होती है जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इनको बढ़ावा मिलना चाहिए। और कभी भी अनसर्टेन वेदर कंडीशंस आती है, वेदर की स्पेलिंग ये होगी, ठीक है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो वेदर की कभी भी ऐसी जैसे कभी ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें वी डोंट नो हाउ टू डील विद दैट, तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट और एक प्लान प्रिपेयर होना चाहिए। बाकी किसान सम्मान निधि, ई नाम, पीएम फसल बीमा योजना जो ऑलरेडी चल रही है वो हमारे यूपी में जो है बेटर बनाने के लिए ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। समझ रहे हैं सभी लोग।
तो आप अपने आंसर को जब भी लिखेंगे इन बातों का ध्यान में रख के लिखें। सारे आंसर्स आपने ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं, ठीक है भाई। तो ये था आपका पूरा एक क्वेश्चन। बाकी यस, इसमें आप ये देखो, ये मेरी तरफ से पूरा एक आंसर है और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं एक मॉडल आंसर यहाँ पे आपको पूरी तरीके से लिख के दूं। तो मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश रही है जिसमें मैंने आपको कि एक बताया है कि भाई ऐसे लिखना। बाकी इसके अंदर चेंजेस आप कर सकते हैं, इसके अंदर आप बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। किसी के दिमाग में कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन आता है कभी भी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप वो सॉल्यूशंस के आइडियाज को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो ये थे आपके सारे 3 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। आप प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। आप चाहें तो मतलब ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना, डायग्राम ऐसे नहीं बनाने, इट्स जस्ट ओनली आप इसमें लिख सकते हैं कि प्री हार्वेस्ट ऐसा रहता है, ड्यूरिंग क्रॉप ये प्रॉब्लम रहती है, क्रॉप का लॉस हो जाता है। इसको आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन दीज थिंग्स एज वेल। अगर हाँ, जैसे मान लीजिए अभी 125 वर्ड था तो मैंने बिल्कुल 125 वर्ड का आंसर लिखा। आप चाहे तो इसको 200 से ज्यादा अगर कभी क्वेश्चन आता है तो इन वर्ड्स को ऐड करके अपना आंसर बना सकते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ और सॉल्यूशंस है मैंने आपके सामने जो इकट्ठा किए हैं, अगर कभी क्वेश्चन 200 वर्ड्स का आ जाता है तो। जैसे कि एक दलवाई कमेटी आई थी, उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं कि फार्मर्स की डेफिनेशन में चेंज करो, शेयर क्रॉप पर लीज होल्डर्स को ऐड करो, उनका डेटाबेस यहाँ पर इकट्ठा करो सो दैट हम फार्मर्स को यहाँ पर पता लगा सके कितने फार्मर्स है, उनकी डेफिनेशन क्या है। इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसमें यूपी काफी टाइम से टॉप कर रहा है उसको प्रमोट करो। एग्रीकल्चर और बिजनेस के रिफॉर्म्स को लेकर के आया जाए यहाँ पर। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश है। और लैंड का रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइजेशन, मतलब कि एक तरीके से डिजिटल लिखना बहुत जरूरी है और उनका टाइमली असेसमेंट होना जरूरी है। तो ये आप पॉइंट्स वो हैं, जब मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि दलवाई कमेटी के क्या रिफॉर्म के मेजर्स हैं वो बताओ, तो आप इसको लिखोगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप इसमें से जो आपको पॉइंट लगे कि मैं ये ऐड कर सकता हूँ कि भाई 200 वर्ड का क्वेश्चन है तो इसमें मैं ये ऐड कर सकता हूँ, तो ही आप सिर्फ इसको ऐड करें, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। 125 है तो मैंने 125 के हिसाब से बताया, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप आंसर को फ्रेम करें। तो आपके आंसर फ्रेमिंग कैपेसिटी उसी हिसाब से होनी चाहिए, जिस हिसाब से पूछा गया है उस हिसाब से होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन है कि यूपी की डेवलपमेंट में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है उसमें जितनी भी डिस्पैरिटीज आ रही है उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर हम बैकवर्ड रीजन्स की बात करें तो हमें एक्सप्लेन करना है। 200 वर्ड है तो हमें थोड़ा सा ज्यादा चीजों को बताना पड़ेगा कि जो जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं उनको थोड़ा हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे यस डिस्पैरिटीज आ रही हैं और ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, और फिर उन फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन करना है। तो आपकी सबसे पहली अप्रोच कैसी होनी चाहिए? आपको आंसर को लिखने के लिए शुरुआत में यही करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ही वही कह रहा है कि जो रीजनल लेवल पे डिस्पैरिटीज हैं, डिस्पैरिटीज आ रही हैं, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी, जिसकी वजह से यूपी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को काफी इम्पैक्ट पड़ा है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। कुछ रीजन है जहाँ पे जो अभी भी स्टिल बैकवर्ड है, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं पूरे एंटायर स्टेट की, यूपी की एवरेज पर कैपिटा इनकम और यूपी सेंट्रल यूपी की, तो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्री की लोकेशन है वो एक रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है सही तरीके से। बुंदेलखंड रीजन, सेंट्रल यूपी का रीजन, वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, मतलब अभी तक जो है ना वो जहां पे पुरानी इंडस्ट्रीज चलती आ रही वहीं पर ही और इंडस्ट्रीज बन रही है, जिसकी वजह से जो और एरियाज आ गए जैसे बुंदेलखंड का हो गया, काफी ड्रॉट प्रोन एरिया है बुंदेलखंड, सेंट्रल यूपी का जो रीजन है उसके वहां का जो पोटेंशियल वो अट्रैक्ट कर सकते हैं वो हो ही नहीं पा रहा। क्योंकि आप किसी भी एरिया को अगर इकोनॉमिकली इंप्रूव करना चाहते हैं तो वहां पे इंडस्ट्रीज लगाना बहुत बड़ा एक सोर्स होता है, साथ ही साथ वहां पे आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। तो ये आपको फैक्टर्स एक्सप्लेन करके बताने हैं कि कुछ रीजन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। पॉवर्टी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज भी लैक होती है बिकॉज ऑफ ड्रॉट। जैसे बुंदेलखंड रीजन है, वहाँ पे ड्रॉट बहुत ज्यादा है, वहाँ पे केन और बेटवा रिवर को इंटरलिंक करने का प्रोजेक्ट चल रहा है ताकि वहाँ का जो ड्रॉट प्रोन एरिया है उसको हम रिड्यूस कर सके। सो क्या होता है कि कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो जो भी इन्वेस्ट करने वाले लोग आते हैं ऑटोमेटिकली वो उन पर उतना ध्यान नहीं देते। जहां पे ऑलरेडी अच्छी खासी रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, बैंकिंग फैसिलिटीज है, जहां पर अच्छा खासा हमें ऑलरेडी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड है, वहां पे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। राइट, सो
अभी आपको ये भी बताना है however that the current UP government it is focusing on promoting investment in all the regions of the state so that क्या बनाया जा सके, बैलेंस डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव किया जा सके। तो आपको यहाँ पर जैसे एक सेकंड टॉपिक पूछा था कि हमें बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में रहते हैं एंड वी रिक्वायर दिस थिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया जो है वो 28 स्टेट्स में सेपरेटेड है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक कैपेसिटीज होती है एंड पूरे इंडिया की यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करते हुए हमें सारी चीजों को आगे बढ़ाना है, राइट। और रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ती जा रही है, क्यों, क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटीज की वजह से कई बार वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, रैंडम माइग्रेशन भी देखने को मिलता है। सो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर आती है। साथ ही साथ हमें ग्रोथ रेट अचीविंग द कंट्रीज डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव वो हमें लिखना है। देखो यार, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, लास्ट के 3 और 4, ये पॉइंट्स तो ऐसे हैं ना जो आपको हर जगह पे लिखना है। कभी भी ऐसा पॉवर्टी बैलेंस के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट पे आता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी भी, चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं, चाहे एससीएस दे रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो ये दोनों टॉपिक्स तो, ये दोनों क्वेश्चन तो ऐसे है ना, इम्पोर्टेंट है कि यूं ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप तो उसको ऐसे लिख के आ जाओ, क्योंकि इतनी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत ज्यादा अपने आंसर्स में लिख सकते हो। मैं आपको बिल्कुल वो चीज बता रही हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है। जो मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा समझ चाहिए, समझ रहे सभी लोग। तो इस तरीके से आप अपना आंसर्स जो है वो धीरे धीरे करके फ्रेम करते जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है यूपी में, लॉ एंड ऑर्डर को क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं और सॉल्यूशन। तो दो चीजें पूछ रहा है, एक चैलेंजेस बताने हैं सबसे पहले, दूसरा लास्ट तक आते आते कुछ सॉल्यूशन। अब 200 वर्ड है, तो या तो आप डिवाइड कर लो 100 वर्ड में कि 100 वर्ड का चैलेंज लिखना है, 100 वर्ड का सॉल्यूशन। पर 100 वर्ड का सॉल्यूशन मेरे हिसाब से थोड़ा सही नहीं रहेगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि भाई चैलेंजेस थोड़े ज्यादा लिखने पड़ते हैं, सॉल्यूशन आप उसको थोड़ा कम में भी लिख दो। तो अगर जैसे 100 वर्ड का है तो चैलेंजेस और पूरा जो आप लिखोगे ना, इंट्रोडक्शन और चैलेंजेस, वो 125 वर्ड का कर दो, और सॉल्यूशन जो आप लिखे हो ना वो 75 वर्ड का कर दो। हाँ, आगे पीछे प्लस माइनस 5-10 चलता है, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपने ऐसा नहीं लिखना कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, नहीं। आपको पहले ये बताना है कि भाई देखो, यूपी में, जो पूरी यूपी स्टेट है, काफी सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने एक पढ़ा, क्या चैलेंज हमने देखा, अभी हमने देखा कि भाई वहां पर जो है रीजनल डिस्पैरिटी, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उसको बताते हुए आप लिखो कि इनमें से भी एक प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर। सीधा ही लॉ एंड ऑर्डर मत लिख दो ना, वो अच्छा नहीं रहेगा। इंट्रोडक्शन आप अच्छे से लिखो, है ना। तो आप कैसे लिख सकते हो उसी में, यूपी having the trait of being the most populous state in the city. Due to its population size, they has to deal a lot of potential challenges, and law and order is one of the challenges. तो वो आपको एक्सप्लेन करना है कि लॉ एंड ऑर्डर उसमें से ही एक चैलेंज है, राइट। तो आप ऐसे बता सकते हैं, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट इज क्राइम। द मोस्ट वायलेंट स्टेट इन इंडिया, 24% ऑफ ऑल द वायलेंट इज इन यूपी। और ये आप अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे कि बस लिख दिया आपने, आपको बताना है कि ये डेटा है भाई, ये रीसेंट एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इन्होंने अपना डेटा बताया है, राइट। इन्होंने बताया कि दैट द स्टेट, मतलब यूपी, इट इज लीडिंग इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन विद एन इंक्रीज ऑफ 7% सिंस 2017। जो मर्डर और क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, अगेंस्ट के जो यहाँ पर ये अडल्ट के जो केसेस हैं, उसके बढ़ावत हुई है, इंक्रीज हुई है। एंड ये भी आप बता दो कि ड्राइविंग फैक्टर क्या है, व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द रैम्पेंट पॉवर्टी। आप कभी भी पॉवर्टी का लिखना है तो आप रैम्पेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रैम्पेंट पॉवर्टी इन द स्टेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो ऑफ द स्टेट। तो आप ऐसे एक्सप्लेन करो। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि रिलीजियस डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, कास्ट डिफरेंसेस एंड कम्युनलिज्म इज आल्सो अफेक्टिंग द लॉ एंड ऑर्डर। यू नो दैट, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग कि ऐसी चीजें तो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। इट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ जो हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम चल रहा है, वन ऑफ द मेजर कॉज है, राइट। सो अब यहाँ पर आपको क्या बताने हैं कि हाउ यू थिंक कि कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। आपने 125 वर्ड में ऊपर की तरफ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, हाँ, हालांकि वो 125 वर्ड नहीं हुए, बट अराउंड आपने बता दिया 100 वर्ड्स में, 7500, ठीक है। कुछ दो चार आप और भी पॉइंट बता सकते हो। अब आपको बताना है कि कैसे आपको ये लगता है कि हम क्राइम को यहाँ पर जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। इसके लिए हम क्या स्टेप्स को
ले सकते हैं। मतलब सॉल्यूशंस के बारे में बता रहे हैं, तो अब कुछ यहाँ पर आप सॉल्यूशंस भी बताओगे। सॉल्यूशन में जैसे कि आप बताओगे दैट द करंट गवर्नमेंट हैज टेकन अ हार्ड स्टैंड अगेंस्ट द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इन द स्टेट। राइट, हार्ड हार्ड स्टैंड का मतलब क्या है यहाँ पर, कि सरकार ने काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि पुलिस इनकाउंटर्स अभी रिसेंटली आपने सुना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्राइम रिड्यूस करने के लिए पुलिस कमिश्नर का सिस्टम लेकर के आए लखनऊ एंड गौतम बुद्ध नगर में, स्टेट गवर्नमेंट में, ताकि वहां के एरिया में जो क्राइम बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। कैंपेन्स बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए गए ताकि लोगों में जनरेशन मतलब एक अवेयरनेस आए, ताकि वो आराम से अपनी पुलिस स्टेशन, उनको थोड़ा अवेयरनेस का मतलब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि यूपी के एरिया में जो हमारी कैंपेन्स हैं उसमें अवेयरनेस के साथ साथ एक वर्ड आप और यूज कर सकते हैं, लिटरेसी, so that people are aware of their rights, people are aware of the things जो उनको प्रोवाइड की जा रही है। And this has made all the police stations much more accessible to the people, and they are knowing about what is the concept of FIR, what is the concept of zero FIR, काफी प्रमोट हुआ था यूपी में। तो आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि concept of zero FIR has also been promoted in UP area. Although with respect to the previous scenario which was going on, with respect to the previous scenario, law and order situation has been improved, but still there is a lot more to be done. बहुत जरूरत है अब इसको और इम्प्रूव करने की। यस, इम्प्रूवमेंट हुई है, दिस इज अ ट्रू फैक्ट, बट देर इज अ लॉट मोर टू बी डन। तो आपको अपने आंसर को ऐसे एक्सप्लेन करते चलना है, समझ रहे हैं सभी लोग। तो आंसर्स का जो आपका लिखने का कैपेसिटी और लिखने का जो तरीका होगा वो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से होना चाहिए, गलत अप्रोच फॉलो नहीं करना, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से बताना है, क्योंकि सॉल्यूशन आपसे मांगे ही तभी जा रहे हैं ना, क्योंकि बहुत ही आपको पॉजिटिवली बतानी है चीजें। तो यू हैव टू टेल एवरीथिंग पॉजिटिवली, लास्ट का आंसर आपको पॉजिटिवली कंक्लूड कर, सो दैट एक एग्जामिनर को भी आपका एक एटीट्यूड जो है वो अच्छा देखने को मिले, लगे कि यस अगर कल को यही पर्सन आगे चल के एसडीएम डीएसपी बनता है तो वो पर्सन एक एरिया को संभालने के एलिजिबल। तो आपने ना एक ऑफिसर वाले आंसर लिखने, आंसर मस्ट बी लाइक ऑफिसर वाला, एक अच्छा बहुत ही होना चाहिए कि भाई मतलब एक पढ़ के लगे कि यस एक ऑफिसर ने आंसर लिखा है। तो मैं आपको पूरी पूरी कोशिश यहाँ पे यही करूंगी कि मैं आपको जितने भी आंसर्स यहाँ पे लिखवा रही हूँ वो थोड़े मॉडल आंसर्स जैसे, इसमें से बहुत सारी स्टेटमेंट्स आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई इसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आता है तो आप ऐसी चीजें फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो ये आपका चैलेंजेस और सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं। पहले चैलेंजेस लिखोगे फिर सॉल्यूशन लिखोगे, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो डेटा आप यूज कर सकते हो, डेटा यूज करने में कोई समस्या नहीं है, अनटिल और अनलेस दैट डेटा इज करेक्ट। अगर वो डेटा काफी अच्छा है और सही लिखा हुआ है, उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ प्लस माइनस कुछ चलता है, कुछ प्लस माइनस गलती है कुछ चलता है, पर बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए वो डेटा। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वो मिलता जुलता डेटा हो तो ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है, बाकी इस तरीके से आप पूरा आंसर अपना फ्रेम करो और लिखने की कोशिश करना, हर एक टॉपिक से आप कोशिश करिएगा कि आप लिखो यहाँ। अब अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यूपी में जो हमारी पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है आज के समय में, और वुमेन का क्या रोल है अगर यूपी की, क्योंकि यूपी बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, तो वुमेन का क्या रोल है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर। आपको यहाँ पर डेटा लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा साइट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी क्या है कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें यूपी में तो नेशनल एवरेज से थोड़ी ज्यादा है, तभी तो यूपी जो है वहां पर जो है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ गई है, राइट। तो अभी क्या है कि जो यूपी है वहां पे ओवरऑल पॉपुलेशन की ग्रोथ में इंक्रीमेंट हुआ है, और ये आपको डेटा की हेल्प से बनाना है, ये आपने सिर्फ लिख के नहीं छोड़ देना है, क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत होती है। अगर आप इसको डेटा की हेल्प से लिखोगे ना तो एक अट्रैक्टिव पॉइंट बढ़ जाता है एग्जामिनर के लिए। जैसे फर्स्ट आप यहाँ पे बता रहे हो कि पॉपुलेशन ग्रोथ ये था ओवरऑल, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आप बढ़ाएंगे 2011, क्योंकि अभी इसके बाद तो हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, 2023 में सेंसस होना था पर हुआ नहीं है। तो अगर आप अब यहाँ पे डेटा कंपेयर करोगे, देखो एग्जाम से पहले अगर सेंसस आ गया तो ठीक है, वरना तो आपको यही डेटा यूज करना पड़ेगा, और कम ही चांस है कि यार एग्जाम से पहले डेटा आए, तो आप छोड़ दो। ठीक है ना, मैं तो ये कहूंगी कि अभी यही डेटा रन कर लो, क्योंकि एग्जाम से पहले तक डेटा आएगा, की फाइंडिंग्स उसके निकल के आएंगे तो ये बहुत टाइम लगने वाला है, छोड़ दो चाहे आप।
ठीक है, तो भाई इसमें क्या बताएंगे कि ईयर 2011 में, द ईयर 2011 पॉपुलेशन जो है वो कितनी थी इंडिया के रिस्पेक्ट में, 16.50 और 2001 में थी 16.16। तो आप ये डेटा कंपेयर, ठीक है, 2001 और 2011 का कर लो। बाद में कभी 2023 का लिखने का मौका मिले तो देख लेना भाई, है ना। आगे आप क्या बताएंगे कि यूपी की जो फर्टिलिटी रेट है, मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, फर्टिलिटी रेट हमेशा से ज्यादा ही रहा है, तभी मोस्ट पॉपुलस है। फर्टिलिटी रेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की वजह से यहाँ पर हुई है कम, तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी रोल प्लेड बाय वुमेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट में ही वुमेन का रोल सबसे ज्यादा आता है। अगर हम वुमेन को एजुकेशन बढ़ाएं, एक्सेस टू एजुकेशन बढ़ाएं, तो उससे क्या होगा कि भाई शादी जल्दी नहीं होगी, अर्ली मैरिज स्टॉप हो जाएगी। अर्ली मैरिज, डिले मैरिज, क्योंकि आज के समय में क्या है, अगर आप पढ़ाई कराएंगे अपनी बेटियों को तो वो करियर को यहाँ पर जो है फोकस करेंगे, करियर फोकस करेंगे तो शादी लेट होगी। लेट नहीं मतलब एक सही समय पर होगी, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि लेट शादी, सही समय पर होगी, ठीक है। साथ ही साथ अब क्या है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है, अब तो वर्क फ्रॉम होम आ गया है और कितनी सारी चीजें, अब तो ऑनलाइन एजुकेशन ने कितनी सारी बढ़ावा दे दिया हमको। तो उसी हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि वुमेन को इन्फॉर्म्ड होना और एक बेटर डिसीजन मेकिंग पावर में ये चीज बहुत हेल्प करती है, और ये सारा का सारा एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है। जितनी भी ये वीडियो सुनने वाली जितनी भी लड़कियां, मुझे बहुत खुशी होगी कि उसमें मैक्सिमम लड़कियां। क्यों? क्योंकि यार अगर फीमेल आगे बढ़ेगी तो बिल्कुल सी बात है, देश का जीडीपी आगे बढ़ेगा, सारी चीजें आगे मतलब इम्प्रूव हो जाएंगी। तो मतलब इस चीज को नेगेटिव मत लेना कोई भी, अगर कोई मेल यहाँ पे सुन रहा है तो मतलब मैं कोई नेगेटिवली में नहीं बोल रही, मैं एक पॉजिटिव नोट पे बोल रही हूँ कि यार बहुत अच्छी बात है अगर फीमेल्स आगे एक्सेस टू एजुकेशन को प्रमोट कर पा रही है तो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है कि वुमेन जो है यहाँ पर उनकी मैरिज डिले होगी तो उनका एम्बिशियस करंट में मतलब करियर को थोड़ी देर के साथ ज्यादा वो हो जाएंगी, सपोर्टिव हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि फैमिली प्लानिंग हो गया, और मेल को जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस मिलती है डिसीजन मेकिंग पावर में, वो सब में यहाँ पर फीमेल को भी सेम पार्ट मिलेगा। इसे ही हम जेंडर इक्वालिटी भी कहेंगे, क्योंकि अगर वुमेन को हम यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो उससे फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन कंट्रोल, जीडीपी का इंक्रीज होना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन वेलबींग, सब में बढ़ा, सब कॉन्सेप्ट में। एक डायमेंशन सिंगल नहीं होगा, सारे डबल डबल डायमेंशन में हर जगह पे बढ़ावा को मिल सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना जो मैं बता रही हूँ, यही पॉजिटिव एटीट्यूड आप सभी लोगों को अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट करना है। क्योंकि जब आप एसडीएम, डीएसपी और इस तरीके की पोस्ट पे आएंगे स्टेट पीसीएस क्लियर करके, तो आप सभी लोगों को अपने अपने कामों में भी वो चीज दिखानी है। तो अगर हमें कामों में वो चीज दिखानी है तो बहुत जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, लोग अपनी अप्रोच, अपनी थिंकिंग उसी टाइप की बनाए, राइट। अब बाकी ये कुछ डेटा है जो मैंने यहाँ पे दिया है इस आंसर के लिए, कुछ डेटा आप यहाँ पर खुद से भी मतलब ये डेटा ले सकते हैं, आपको अवेलेबल करवा रहे हैं हम पूरा 2011 का यहाँ पर, ठीक है। दो फेसेस में हुआ था, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई थी, बहुत ही बड़ा सेंसस था, मतलब काफी बड़ा डेटा इकट्ठा हुआ था, बिलियंस ऑफ इंडियंस थे, एंटायर कॉस्ट इतनी थी, ठीक है। तो पॉपुलेशन की प्रोजेक्शन यहाँ पर बोला गया कि भाई ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो इंक्रीज ही हुई है अच्छी खासी। और आज के टाइम पे हम लोग पहले सेकंड पॉपुलेशन नंबर पे थे, आज के टाइम पे फर्स्ट पे आ चुके हैं भाई, है ना। वी आर एक्सपैंडिंग फास्टर देन दैट ऑफ चाइना। इंडिया जो है 2024 में सरपास करेगा, और ये हो भी चुका है। ये पहले का मतलब डेटा आपको बता रहे हैं, तो ये सरपास तो हो ही चुका है। इंडिया चाइना को क्रॉस कर चुका है, 2024 में छोड़ो 2023 में क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें अपने आंसर्स में लिखती जानी। क्लब सबको समझ में आ गया पॉपुलेशन के बारे में और इन सब चीजों के बारे में, तो क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वो कह रहा है हेरिटेज आर्ट क्या होती है। और टूरिज्म, अभी देखो पहले भी टूरिज्म पे क्वेश्चन आया, अभी फिर देखो यार आते ही इस पर है, या तो एग्रीकल्चर पे पूछ लेगा आपसे, फार्मिंग पे पूछ लेगा, हेल्थ पे पूछ लेगा, टूरिज्म पे पूछ लेगा, टॉपिक यही तो बनते हैं, घुमा फिरा के उन्हीं पे क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पर एक टर्म पॉपुलर हुई थी जिसका नाम है हेरिटेज आर्ट। तो ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस हेरिटेज आर्क, और यूपी की जो यहाँ पर टूरिज्म की पॉपुलेशन है या टूरिज्म की जो पूरा है उसमें क्या फायदा होगा। तो देखो भाई, हेरिटेज आर्क जो है वो एक सिस्टम था सरकार की तरफ से, जिसमें 3 एरियाज को कवर किया गया था। मैं समझा रही हूँ, फटाफट मेरे साथ समझेंगे इस चीज को।
में स्पेस खाली है ना जहां पर, वहां समझा। देखो भाई इधर समझो, क्या है हेरिटेज आर्क। ये वो भी जो हेरिटेज आर्क का सिंबल है ना, वो भी ऐसे रेड कलर, और नीचे ऐसा लिखा रहता है द हेरिटेज आर्क। ये हेरिटेज आर्क क्या है? ये ट्रायंगुलर सर्कुलेशन है, कहां से कहां तक का? आगरा से लखनऊ एंड वाराणसी, जो कि करीब करीब 700 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। और इस पूरे में क्या बनाई जाएगी? ये यूपी की सरकार ने किया था जब यूपी के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव थे 2014 में, तब ये चीज सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिसमें यूपी को एक अच्छा ज्यादा हेरिटेज के रूप में काफी बढ़िया बनाने के लिए सरकार की कोशिश आई थी। ठीक है भाई, तो यूपी का हेरिटेज आर्क ये अखिलेश यादव द्वारा लाया गया था, उसके बाद से फिर इसको और ज्यादा भी प्रमोट हुआ। तो एक मतलब काफी पहले का क्वेश्चन है ये। और होगा क्या इसमें कि आगरा लखनऊ वाराणसी में सरकार जो है यहाँ पर इम्प्रूव करेगी। ठीक है, जैसे आगरा जयपुर दिल्ली, ये तीन क्या गया था कि भाई आगरा से दिल्ली, दिल्ली से होते हुए जयपुर, ये जो रास्ते हैं ना इनको बहुत अच्छा बना दिया जाएगा। और हुआ भी है, काफी हद तक इंप्रूवमेंट हुई है। उसी प्रकार से सेम चीज इसमें क्या हुआ था ना कि पहले ताजमहल को अच्छे से डेवलप किया जाएगा, उसके आसपास का 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। लखनऊ में जो रूमी दरवाजा है, घंटाघर है, और वो सारे जो आसपास के मॉन्यूमेंट्स है ना, वहां पे दिवाली के टाइम तक पूरे चेंजेस किए जाएंगे। वाराणसी के अंदर जितनी भी घाट बनी है, हिस्टोरिकल साइट्स होंगी, मुगल म्यूजियम है, थीम पार्क है आगरा का, वहां पर नई नई चीजों को ऐड करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो इलाहाबाद है, कुंभ के मेले में आते हैं, उन सब आसपास के इलाकों में भी जो है फ्लाईओवर और रोड का नेटवर्क होता है वो बढ़ाया जाएगा। तो भाई ये सारी चीज पूरा का पूरा ऐसे किया गया था। ठीक है भाई, समझ गए बात को? तो यही है हेरिटेज आर्क। तो ये पुराना क्वेश्चन है, अब तो बहुत कम चांस है कि इससे कोई सवाल बनेगा। बस आप थोड़ा सा इसको फिर ऐसे ही पढ़ लीजिए। ये लिखा हुआ है, 8 मार्क्स के 125 वर्ड है, तो आप इसको बस रीड कर सकते हैं। हेरिटेज आर्क ऑफ यूपी इज क्या चीज है, देखो इसको। ट्रायंगुलेशन नेटवर्क कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 700 किलोमीटर, जो कि आगरा से लखनऊ और वाराणसी में आएगा, ताकि हम स्टेट की ग्लोरी को बहुत अच्छे से जान सकें। हेरिटेज आर्क, इसमें क्या होगा? पूरी स्टेट में हिस्टोरिकल, कल्चरल, नेचुरली हर एक एस्पेक्ट को कवर करके हर एक जगह पर फ्लाईओवर या उनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनको यहाँ पे बनाया जाएगा, ताकि हम भारत की, स्पेशली यूपी की जितने भी पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है, वाइल्ड लाइफ पड़ती है बीच में, आर्किटेक्चरल एरियाज, मॉन्यूमेंटल एरियाज, उन सब पे एक बेटर ग्लिम्स को प्रोवाइड करवा सकें गवर्नमेंट के थ्रू। Then this initiative will not only focus upon reviving all the things, it will attract the tourism to these three cities as well as इसके आसपास के जितने एरियाज है वहां पे भी अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये है आपका इस पूरे के लिए एक कंटेंट, इसको आपने प्रिपेयर करना है। तो हेरिटेज आर्क सबको क्लियर हुआ, और आपने इंपॉर्टेंस बतानी है यूपी। तो इसमें भी आप क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंस को बताते जाएंगे कि ये जो हेरिटेज आर्क है ये आप हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। तो बस इसमें आपने वो टूरिज्म को एक्सप्लेन करना है, टूरिज्म के लिए। ठीक है, इट विल नॉट ओनली इंक्रीज दी, मैं आपको बता देती हूँ इसमें आप कैसे लिख सकते हैं। बिकॉज द स्टेट ऑफ यूपी इट इज bestowed with a rich cultural, historical, religious, spiritual heritage. So now when the government is taking up new steps, new initiatives that will revive, and it will let the tourist gain the useful information regarding these cities, right? It will give a momentum. You have to use this word, momentum. ठीक है, मैं अभी ये इंग्लिश में बता रही हूँ ना सारा, अभी हिंदी में भी आएगा, तो टेंशन ना लो। हिंदी में भी आएगा तो मैं वहां पे हिंदी में बिल्कुल प्योर हिंदी में बताऊंगी। अब मैं प्योर इंग्लिश में बता रही हूँ क्योंकि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो इंग्लिश में समझते हैं सारे लोग सारी चीज को, है ना? तो यू कैन write down in terms of tourist potential में, you can write down that the developmental authority, it will connect the splendid Taj Mahal to the Yamuna Expressway, and so that people can visit more into the Taj Mahal. Online ticketing has been introduced, so this will enable the tourist to see the impressive Taj on the full moon evenings as well. Lucknow, which is also known as the city of Nawabs, it is not far behind when it comes to revival of cultural heritage, beautification, developmental works. The capital city is quite approximately located in the middle of this heritage arc. So all these things will get revived. Now, if I talk about Varanasi, which is located on the bank of River Ganga, it is known as city of Ghats. So Varanasi is one of the center of learning. You all know, right? So Sarnath, Gautam Buddha, they are very close to this place. So all these things will be applied
and Heritage Arc initiative of the UP government, it is expected that it will increase the tourist inflow in the state of Uttar Pradesh and it will make Uttar Pradesh as the most favored tourist destinations of India. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप इस आंसर को कैसे लिख सकती हैं, आप इसमें कैसे वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश में बोला है क्योंकि सारे व्यूअर्स इंग्लिश में, इसलिए मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भाई आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ के अपने आंसर को फ्रेम कर पाए। ठीक है भाई, सो दिस वाज द आंसर, राइट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। वो ये कह रहा है कि भाई यूपी का जो है, ऐसे आपको फैक्टर्स बताने कि क्यों ऐसा हुआ है कि यूपी में ही जो है रेफ्यूजीज को अट्रैक्ट किया गया है। मतलब जो रेफ्यूजीज आए हैं वो यूपी में आकर के सेटल हुए हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? तो स्टेटमेंट अपने आप में पॉजिटिविटी दिखा रही है कि भाई यूपी में अट्रैक्ट हुए हैं रेफ्यूजीज। तो अब आपको भी क्या करना है, आपको भी अपने अपने आंसर्स में, तो जैसे कि देखो भाई, अब यहाँ पर यूपी, आप ऐसे ही आंसर को स्टार्ट करेंगे कि यूपी हैज अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ रेफ्यूजीज बिकॉज ऑफ द फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन। जैसे कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का 1971 के समय जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, उस समय आप लिखेंगे यहाँ पर 50,000 रेफ्यूजीज आए थे, जिसमें से मैक्सिमम 38,000 जो है वो कॉलोनीज में रहते थे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिलीभीत। राइट, मेजर रेफ्यूजीज उस समय आए थे। ठीक है, 1971 की वॉर के समय बहुत सारे कैंप लगाए गए थे जब इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि उस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी थी। जैसे शुगर केन का जो पूरा एरिया है, शुगर केन की फील्ड्स है, तो उस समय देर इज अ हाई चांस कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई। यूपी ज्योग्राफी बहुत क्लोज थी इंडिया के, एंड फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गई। नेपाल के साथ बॉर्डर बनता है पाकिस्तान, और बांग्लादेश के साथ काफी मतलब इजी है आना जाना, पॉसिबिलिटीज तो उस हिसाब से भी है। तो इंडिया में रेफ्यूजी का जो क्राइसिस है वो कुछ इसी तरीके से है। इंडिया का रेफ्यूजी का क्राइसिस, आप जैसे आप ये डेटा भी यूज कर सकते हैं, कभी रेफ्यूजीज पे क्वेश्चन आता है तो इस डेटा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंडिया का रेफ्यूजी क्राइसिस जो है 46,000 रेफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स जो है वो यूएनएचसीआर के साथ रजिस्टर्ड है। म्यांमार अफगानिस्तान से खूब आए हैं। रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स जो है वो अर्बन एरियाज में रहते हैं, जिसमें से ज्यादातर 46% जो है वुमेन और गर्ल्स है, 36% जिसके अंदर से चिल्ड्रन है। राइट, तो इंडिया में रिफ्यूजी ग्रुप्स बहुत ज्यादा है जिनको इस तरीके के सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से आप अपने आंसर में ये सब चीजें बताएंगे कि रेफ्यूजी क्राइसिस जो आया है उसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो फेवरेबल कंडीशंस आपको यहाँ पे बतानी थी ये वाली। 125 वर्ड में लिखना है, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है। तो कोशिश करना है भाई इसी में कि इसी में ही पूरे को एक्सप्लेन कर दो, बहुत ज्यादा इसमें लिखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। 125 वर्ड मतलब अच्छे खासे इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यूपी का जो है रेफ्यूजी कैंप वगैरह बनाना, वो सारी चीजें यहाँ पर 1971 के समय, वॉर के समय सबसे ज्यादा जो ईस्ट बंगाली रेफ्यूजीज हैं वो इस तरफ सबसे ज्यादा आए थे। तो उसका आज भी इंडियन पॉलिटिक्स से काफी जुड़ाव है। और बांग्लादेश के साथ जब ये वॉर हुआ था 1971, 16 दिसंबर को ये वॉर खत्म होता है, और 16 दिसंबर को जो सरकार है वहां की बांग्लादेश की, वो विजय दिवस के रूप में उसको मनाती है। उसे कहते हैं वो लोग विजय दिवस। अब मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि जैसे जो रेफ्यूजी की, अगर मैं इंडिया की स्पेसिफिक बात करूं कि इंडिया की, आ, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि हिस्टोरिकली, आप मतलब आंसर की स्टार्टिंग के लिए बता रही हूँ मैं आपको कि आप कैसे लिख सकते हो। आंसर की स्टार्टिंग के आप लिख सकते हो, हिस्टोरिकली इंडिया हैज विटनेस्ड inflow of refugees from many neighboring countries. And the refugee issue in India poses a great problem because it has a great economic burden. It can trigger the demographic changes. So, and also refugees की ध्यान रखना, like taking care of refugees, it is also the core component of human rights. राइट। सो इंडिया की रेफ्यूजी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए पहली बात तो हमारे पास एक एक्ट है जिसका मतलब, इंडिया के बारे में बता रही, नॉट ओनली यूपी, इंडिया के बारे में बात करें तो हमारे पास फॉरेनर्स का एक एक्ट है
1946 का। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। तो काफी सारे ऐसे हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, रेफ्यूजीज और इमिग्रेंट्स के ऊपर फ्रेमवर्क सही नहीं बना हुआ है। तो कंक्लूजन में आप यहाँ पे यही लिख सकते हैं कि देयर इज एन urgent need that we should clinically address this issue of refugee protection, and we should have a good एक मैकेनिज्म टू एड्रेस दिस थिंग। तो लास्ट में जब आप अपने आंसर को एंड कर रहे होगे तो ऐसे एंड करो। सो ये आपके वे रहेंगे आंसर को प्रेजेंट करने के। डेटा ज्यादा से ज्यादा यूज करो, बहुत अच्छी बात है। आता है तो बहुत बढ़िया बात है। पढ़ा हुआ है, आप अभी से ही अपनी कोशिशों में लग जाओ डेटा को लिखने की। जितना ज्यादा डेटा लिखोगे, पढ़ोगे, यूज करोगे, उतना ज्यादा डेटा को लेके फायदा होता जाएगा। अगर अभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ओनली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, ओनली करंट अफेयर चैनल सर्च करना, मिल जाएंगी। वो वीडियोस को भी सुन लो, मैंने बहुत डेटा वगैरह उसमें बताए हुए हैं। डेटा फैक्ट्स वो बड़े जरूरी है, क्योंकि वो डेटा फैक्ट्स ना आपको बड़े काम आते हैं। तो वो डेटा और फैक्ट्स की काम में लाना, उसको उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई। तो एक इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क है ये आप लोगों का, कि आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा इकट्ठा, और जितने भी आप हो सके, जैसे नेशनल अभी कोई रिपोर्ट आई है, जैसे अभी हाल फिलहाल में इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट है, उसके बारे में लिखना शुरू करो कि भाई उसमें इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट में क्या क्या। ये मैं आपको नॉट ओनली यूपी के पर्सपेक्टिव से, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि भाई यूपी के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, सिर्फ पूरे पर्सपेक्टिव से। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पढ़ लेना सब लोग, ये मेरा, मैं अपनी हर वीडियो में सजेशन देती हूँ कि ताकि हर एक बच्चे तक ये बात पहुंच जाए। क्योंकि जो जो आप में से मेंस लिखने वाले हैं ना, उनको बहुत काम आने वाली है रिपोर्ट। अभी मेरी वीडियो ये पॉज करो और जाओ गूगल पे सर्च करो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, और पूरा डेटा लिख लो एक साथ कि भाई इतना वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है पुलिस में, इतना इसका रिप्रेजेंटेशन है, सारा डेटा लिख लो। और ये नहीं कि सारा डेटा एक साथ जाकर के पेपर में लिखाना है, नहीं। जहां जरूरत होगी, जैसे कभी जुडिशरी पे क्वेश्चन आया, कहीं पुलिस पे क्वेश्चन आया, तो डेटा होगा ना तो बड़ी मदद हो जाती है आपको ये बताने में, आंसर की शुरुआत करने में। हमको ना बार बार सोचना नहीं पड़ता कि यार आंसर में क्या लिखें क्या लिखें, क्योंकि डेटा है तो आंसर बन जाता है। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है एक बार किसी डेटा के अवेलेबल। ठीक है। तो आप सभी लोग इस पूरे को लिखें, एंड कोशिश करें कि वो डेटा की अलग से नोटबुक बना लें। मैंने तो अलग से नोटबुक बनाई हुई है जिसमें सारा डेटा इकट्ठा है। ठीक है। कभी मौका लगेगा तो मैं जरूर आप लोगों से भी शेयर करूंगी। तो आप सभी लोग जरा एक बार उसको अलग से डेटा की एक लिस्ट बना, समझ रहे हैं ना सब लोग इस चीज को। इतना काम तो हर एक स्टूडेंट कर सकता है, बाकी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से भी एक डेटा की लिस्ट जरूर प्रोवाइड क्लास में करवाई जाएगी। पर देखो सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है ना, वो उस रिस्पेक्ट में बता रही हूँ। तो ये आप लोगों के यहाँ तक होते हैं क्वेश्चंस। हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस करीब यहाँ पर निपटाए हैं, बहुत जरूरी थे ये 8 क्वेश्चंस। ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना आपको रियलाइज होगा कि देखो अच्छा हमें ऐसे बढ़ना है आगे अपने आंसर्स में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमें कि जो हमारे यूपी में जो भी माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में गिवन अकाउंट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस हमको डिटेल बता दी। डिटेल बताओ और उनके एग्जाम्पल दो कि क्या चल रहा है। 125 वर्ड आराम से हो जाएंगे। तो आपको पहले बताना है द डेटा। अगर आपको डेटा का नाम नहीं पता तो ऐसे लिख दो डेटा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू source. According to source, the minor irrigation sources in UP is more than 75% of total irrigated areas. पूरे एरिया का 75% तो माइनर ही है। ठीक है। जो कि किसकी मदद से किया जाता है, प्राइवेट ट्यूबवेल्स या अदर सोर्सेस की मदद से। क्यों? क्योंकि यूपी में बहुत ही फर्टाइल एलुवियल, भंगर और खादर सॉइल मिलती है। सो उस एरियाज में कम्युनिटी जो ट्यूबवेल एक साथ लोगों जो स्कीम है उसकी, वो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट होती है। और जो प्लेट्यू का पूरा एरिया है यूपी में, वहां पर ब्लास्ट वेल का यूज किया जाता है, बोरिंग जो होता है हैवी रिंग बोरिंग, डीप ट्यूबवेल्स बनाए जाते हैं, चेक डैम बनाए गए हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बुंदेलखंड में इरिगेशन में, जहां पर इरिगेशन बहुत लेबरस और कॉस्टली जॉब बन जाता है। तो ये आपको यहाँ पर अकाउंट देना है। तो ये आपको माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो यूपी में चलते हैं, आपको मैं इंडिया के भी बता देती हूँ। तो इसमें आपको कुछ नहीं है, बस आपको सीधा ये बताना है कि या तो आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं कि माइनर इरिगेशन होता क्या है, माइनर और मेजर में। तो माइनर मतलब मेजर पता है क्या होता है, मेजर वाला वो होता है जहां पर आप
10,000 हेक्टेयर के लैंड पे कल्टीवेबल कमांड एरिया में इस्तेमाल करते हैं, उसे मेजर कहते हैं। जहां पर 10,000 से कम होता है उसे मीडियम कहते हैं। जहां पर 2,000 हेक्टेयर से भी कम होता है उसे माइनर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी खासी स्कीम्स वगैरह चल रही है माइनर इरिगेशन से जुड़े हुए। तो माइनर इरिगेशन में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसी के बारे में पढ़ना है। ये मैं डेटा आपको बता रही हूँ, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट है जो यूपी का, उसके हिसाब से मैं आपको सारा डेटा बताऊंगी। यहाँ पर आपको वही लिखना है। तो पुल है, पुलिया बने हुए हैं, कैनाल्स बने हुए हैं, बैरेज बने हुए हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है। तो यूपी का जो इरिगेशन सिस्टम है वो पूरा गंगा, यमुना, मध्य गंगा, पूर्वी गंगा, राम गंगा, शारदा, शारदा सहायक, बेटवा, गंडक, सोन, कन्हार, बाणसागर, सरयू वन, सरयू टू, इन सब पे बना हुआ पूरा इरिगेशन का सिस्टम। तो ये पूरा जो हैंडल करती है ना वो वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री है, वो पूरा संभालती है। और मैं आपको ये बता दूं कि वाटर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट में आता है। तो सारी की सारी जो प्लान्स होते हैं यहाँ पर वो स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। हाँ, साथ में सपोर्ट रहता है वाटर रिसोर्सेज का। ठीक है। तो उसी के तहत यहाँ पर काफी सारी स्कीम्स चल रही हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। जैसे क्या क्या चल रहा है माइनर इरिगेशन में? मीडियम ट्यूबवेल स्कीम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कलेक्टिव ट्यूबवेल स्कीम। आपको स्कीम्स के एक्सप्लेन नहीं करना है, बस ये बताना है। ठीक है, कि ऐसी स्कीम्स चल रही हैं, स्कीम को एक्सप्लेन नहीं करना है। यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोशिश करी है, आप लिखोगे दिस इट विल बेनिफिट दी lakhs ऑफ फार्मर, राइट, बिकॉज वी वांट टू मेक अ मूव ऑफ डबल इनकम फार्मर्स। एंड ऑल्सो जो यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी वाले एरियाज है उनको खत्म करने के लिए ये सब्जेक्ट लिया गया है, सो दैट 50 लाख से ज्यादा फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। आप कुछ यहाँ पर बता सकते हैं कि कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं इरिगेशन से जुड़े हुए, जैसे कि अर्जुन सहायक केनाल प्रोजेक्ट, बान सागर प्रोजेक्ट, सरयू कैनाल प्रोजेक्ट। तो दीज आर द प्रोजेक्ट जो बहुत सालों से पेंडिंग थे बट आज वो चलाए गए हैं, सरकार ने इस चीज पे फोकस किया है। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं वो आप बता सकते हैं। माइक्रो इरिगेशन के एनवायरनमेंट का बहुत बेनिफिट होता है, बिकॉज इसमें कम वाटर लगता है, 40% से भी कम वाटर लगता है। तो इट इज बेनिफिटिंग द कंप्लीट एरिया। वाटर यूज की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसमें लो प्रेशर लगता है, लो फ्लो रेट होता है। तो एनर्जी का जो कंजम्पशन है ना, क्योंकि इंडिया वैसे भी एनर्जी स्कार्सिटी है, और एनर्जी स्कार्सिटी रहती है तो कंजम्पशन बहुत ज्यादा, तो कंजम्पशन यहाँ पे कम हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। साथ ही साथ इकोनॉमी से जुड़े हुए इकोनॉमिक के बेनिफिट्स भी बहुत बहुत हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म क्रॉप यील्ड्स होती है, और ऑल द प्लांट्स इन अ फील्ड रिसीव द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, सो दैट वहाँ पे इफेक्टिव इरिगेशन की जा सके। वेस्ट ऑफ वाटर, एनर्जी एंड फर्टिलाइजर्स यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। बाकी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ये तो आपका हमेशा का ही टॉपिक रहेगा, इसको तो आपको एक्सप्लेन करना ही करना है। देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर आउटपुट increase in productivity, it is expected to be 42% for fruits and vegetables and 53% for only vegetables. तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इकोनॉमिकली। ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको एक्सप्लेन करना है। देन कॉस्ट सेविंग वेंचर्स है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इरिगेशन रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि लेबर कम लगेगी तो पूरी की पूरी यहाँ पर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। साथ ही साथ कॉस्ट सेविंग्स होंगी, इरिगेशन, वीडिंग, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, हर एक चीज में यहाँ पर कॉस्ट सेविंग मैनेजमेंट रहेंगे। राइट। सो माइक्रो इरिगेशन आपको एक्सप्लेन करना है, या तो आप माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं इट इज अ मेथड ऑफ इरिगेशन इन विच वाटर इज इरिगेटेड ऑन द लैंड सरफेस यूजिंग ड्रिपर्स, स्प्रिंकलर्स एंड अदर एमिटर्स, जिसमें वाटर सप्लाई है ना, इन सब की हेल्प से किया जाता है। जैसे उड़ीसा में खूब यहाँ पर किया गया है ये चीज। तो आर्टिफिशियली वाटर को आप सप्लाई करते हो, सो दैट आपकी वाटर के रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और ताकि क्रॉप भी ड्राई ना रहे, न्यूट्रिएंट्स मिले। और ज्यादातर इरिगेशन कहाँ की जाती है? इरिगेशन हमें उन एरियाज में की जाती है जहां पर ज्यादातर ड्राई रहता है, ड्राई पीरियड्स रहते हैं, शॉर्ट होता है, रेनफॉल इरेगुलर होती है। राइट। तो वाटर कहाँ से आता है? वाटर ग्राउंड वाटर से आता है, सरफेस वाटर हो सकता है, रिवर से हो सकता है, लेक से हो सकता है, रिजर्वॉयर से हो सकता है। ठीक है। तो बाकी सब कुछ डिपेंड करता है कि भाई सॉइल का टाइप क्या है, सॉइल का सीजन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से, किस अमाउंट में, किस फ्रीक्वेंसी में और किस टाइम में इरिगेशन करने लगे। तो माइक्रो इरिगेशन भी कुछ इसी टाइप का होता है कि हम लोग हाई तरीके से
क्रॉप की इंटेंसिटी को लेके आएंगे और वाटर एप्लीकेशन को प्रमोट करेंगे। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर लो प्रेशर में ज्यादा आउटपुट लेके आएंगे। ठीक है, तो पानी इसमें क्या होता है ना, कई बार पानी इधर उधर बह गया, रन ऑफ हो जाता है, परकोलेट हो जाता है उसमें सॉइल में, वो बच जाता है इससे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर डायरेक्टली रूट्स में जाता है, तो इसमें बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं लेकिन प्रेशर लो रहता है, तो इजी हो जाता है यहाँ पर। स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन बहुत बढ़िया मेथड है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल जब लिखोगे ना, तो आपने एग्जाम्पल में ड्रिप इरिगेशन ऐड करना है। आप लिखोगे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो ड्रिप इरिगेशन तब लिखोगे इट इज यूज्ड फॉर क्रॉप्स विद वाइडर स्पेसिंग, वेराज स्प्रिंकलर्स की हेल्प से जब इरिगेशन की जाती है उसे हम कहते हैं जब सैंड कैसी होती है, सैंडी, या फिर सॉइल होती है लोमी। ठीक है, या फिर हॉर्टिकल्चर होता है, छोटी छोटी ग्रासेस होती है, तो बहुत लोअर हाइट से ही पानी स्प्रिंकल किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। और यूपी में काफी ज्यादा शुगर केन होता है, शुगर केन के लिए बहुत अच्छे अमाउंट में ड्रिप इरिगेशन यूज की जाती है। शुगर है, बनाना है, कॉटन है, लेमन है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, मैंगोज है, वेजिटेबल्स है, ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छे से यूज होती है। वेरा स्प्रिंकलर इरिगेशन जो कि इरिगेशन का एक टाइप है, इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं ग्राउंड नट्स के लिए, व्हीट के लिए, मिलेट्स, मस्टर्ड, इन सब के लिए। ठीक है, तो आपने लिखना है इट विल इंक्रीज द फार्मर्स income, it will increase the farmer income, and electricity consumption has been drastically reduced, or increase in the fruit vegetable production, and it also save the money on fertilizers, right? तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करते करते पूरा आंसर अपना लिखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूपी की सरकार ने वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को कैसे इंप्रूव करा है। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन ये करना है कि पहले तो आपको ये बता दूं कि वल्चर कंजर्वेशन होता क्या है। वल्चर क्या होते हैं, जो कि आप कह लो कि अच्छी खासी पॉपुलेशन में रहते हैं, इनको कंजर्व करने के लिए इनकी 22 स्पीसीज हैं जो कि नेचर का गार्बेज कलेक्ट करते हैं और हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं। इंडिया में 9 टाइप्स के हमें वल्चर्स मिलेंगे, एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। ओरिएंटल, वाइट बैक्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन रेड हेडेड, इजिप्शियन, तो ये कुछ टाइप के वल्चर्स मिलते हैं। लेकिन क्या होता है कि डाइक्लोफेनाक मेडिसिन होती है ना, उनसे इनको बड़ा नुकसान होता है, जितना भी कंटामिनेटेड फूड होता है उससे बहुत नुकसान होता है। तो वल्चर्स बहुत कॉमनली अपने को मिल जाते हैं, लेकिन अब ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैटल ओनर्स हैं वो जो अब एक डिजीज डेवलप हो जाता है। तो कल्चर कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूं कि भाई यूपी की सरकार ने कल्चर वल्चर को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं,